इक्फाई यूनिवर्सिटी का नाम आप जैसे ही लेंगे, इस यूनिवर्सिटी के साथ सबसे अहम बात यह है कि ये झारखंड का सबसे पहला निजी विश्वविद्यालय है। और यहाँ बताते हुए खुशी हो रही है कि इक्फाई यूनिवर्सिटी ऐसे लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है जो पहले से कहीं जॉब में है। आपको एक आंकड़ा बताएं तो पिछले 3-4 सालों में झारखंड राज्य ऊर्जा विकास निगम, झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम लिमिटेड के लगभग 250 लोगों ने इक्फाई यूनिवर्सिटी से या तो MBA किया या फिर लॉ किया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं इक्फाई यूनिवर्सिटी के कुलपति कर्नल डॉक्टर रंजीत सिंह। सर, सबसे पहले बधाई कि आप एक ऐसे यूनिवर्सिटी के VC बने जिसके पास ये तमगा है झारखंड का सबसे ओल्ड यूनिवर्सिटी होने का। किस रूप में लेते हैं इस बात को? जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जैसे आपने बताया, यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी निजी सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, तो ये हमारे लिए एक बहुत गौरव की बात है। साथ साथ इसके साथ जिम्मेदारी जुड़ी हुई है कि अगर जितने दिन हो गए तो हमें सबसे आगे जाना चाहिए। तो उस क्रम में मेरा प्रयास रहेगा कि इसे हम सिर्फ पुराने यूनिवर्सिटी के रूप में ही नहीं जाने, बल्कि सबसे अग्रिम यूनिवर्सिटीज़ के रूप में भी जाने। जी सर, सवाल ये उठता है कि जब ये तमगा आपके ऊपर लगता है, कई यूनिवर्सिटी यहाँ पर ऑलरेडी है रांची में, झारखंड में, लेकिन इक्फाई के प्रति जो भरोसा है, विश्वास है, लोगों से क्या कहना चाहेंगे? बाद में और बातें होंगी। एक इक्फाई यूनिवर्सिटी की, हर यूनिवर्सिटी या हर व्यक्ति या हर किसी कंपनी की अपना एक ब्रांड नेम होता है और उसकी एक USP होती है, यूनिवर्सल सर्विस अपील करते हैं। या उस हिसाब से इक्फाई का जो हमारी खास विशेषता ये है कि हम आपको क्वालिटी नॉलेज देंगे, क्वालिटी स्किल देंगे, अप टू डेट नॉलेज देंगे, क्योंकि ये हमारा एक ब्रांड है। ये ऐसा अन्य यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ यही यूनिवर्सिटी ब्रांड में है, पर सवाल ये है कि इस ब्रांड को समाज के सबसे पिछड़े स्तर के छात्रों तक पहुँचाना, ये हम अपना कर्तव्य समझते हैं। मैं एक घटना का जिक्र करना चाह रहा हूँ। इक्फाई यूनिवर्सिटी में वर्ष 2021-22 की घटना है। कुछ लड़के क्लासरूम में बेहतर नहीं कर रहे थे। जो बेहतर करने वाला होता है उसकी नंबरिंग सभी करते हैं। इक्फाई यूनिवर्सिटी ने ऐसे बच्चों को चुना जो बेहतर नहीं कर पा रहे थे, उनकी स्पेशल क्लासेज हुई और यकीनी तौर पर आज वो अच्छे प्लेसमेंट में अच्छी नौकरी कर रही है। सर, जो अच्छे बच्चे होते हैं उनके पीछे मीडिया भी होता है, तमाम लोग होते हैं, कितना नंबर आया, लेकिन आपकी खासियत यह है कि जो कमज़ोर बच्चा है, जो कुछ नहीं कर पा रहा बेहतर, उसका ज़्यादा काउंसलिंग करना। जी नमस्कार, मैं स्वीकार करता हूं कि आप जो बात कर रहे हैं उसको एक अपने ऊपर कॉम्प्लीमेंट्स की तरह लेता हूं, पर थोड़ी बात मैं ये कहूँगा कि कोई बच्चा कमज़ोर नहीं हो रहा है, ये आगे का रिसर्च है। इसीलिए इसी क्रम को पहले की ये सोच थी और हम लोग कर रहे थे। अब नए वर्कशॉप में हम लोगों ने किया है कि अब हम किसी को ना कमज़ोर बच्चा कहेंगे ना किसी को तेज़ बच्चा कहेंगे। देखिए, जब कलर टीवी आया होगा था तो 3 कलर मौलिक कर्क हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, और तीनों कलर को मिला करके आप अथाह नंबर ऑफ कलर्स बना सकते हैं, असंख्य नंबर ऑफ कलर्स बनेंगे। कोई सफ़ेद बन जाएगा, कोई लाइट ब्लू, कोई लाइट ग्रीन, बहुत सारे अलग अलग आपको रंग मिलेंगे। तो हर स्टूडेंट में कोई न कोई खूबी है, कोई उसकी बेसिक खूबी कोई रेड है, किसी की बेसिक खूबी ग्रीन है, किसी की बेसिक ब्लू है, और इन तीनों रंग को मिला करके उसकी पर्सनालिटी को मैंने बिखेरना है, बनाना है। उसी हिसाब से भी हम लोगों ने उसको क्लासीफाई किया है, और क्लासीफाई हम नहीं कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स को ही बता रहे हैं। जैसे इसके समकक्ष जिसको मैंने एक मेटाफोर के लिया है, जैसा उपमा की तरह कह लीजिए, उनको कहा कि आप चूज करो कि नॉलेज में आप कहाँ हो, दूसरा स्किल में कहाँ हो, और तीसरा एंटरप्रेन्योरशिप या क्रिएटिविटी में आप कहाँ हो। और यहाँ से पास होने के बाद हर सेमेस्टर में हम लेते हैं अगले 6 महीना के बाद आप कहाँ जाना चाहते हो, तो उसके 3 अंक मुझे मिल जाते हैं और वो कहाँ जाना चाहता है उसी। सर, आपके नाम में जो कर्नल लगा है तो मुझे लगता है कि एक नई छाप तो आपने देने की जरूर कोशिश की होगी।
क्या नया दे रहे हैं बतौर वाइस चांसलर ऑफ इक्फा यूनिवर्सिटी? तो यही मेरा नया कंट्रीब्यूशन ये होगा कि हर छात्र के लिए एक तरह से हम अलग से सिलेबस तैयार कर रहे हैं, जो कि असंभव सा प्रतीत होता है, पर असंभव को संभव करने का ही तरीका के लिए मतलब सर वही मैं बता रहा हूँ। तो जैसे मेरे पूरे छात्र हैं, 30 लोगों का मसलन एक क्लास है, उसमें हमने हर छात्र को कहा कि आप ये 3 चीज़ में, एंटरप्रेन्योरशिप में, नॉलेज में और स्किल और क्रिएटिविटी में आप कहाँ हैं और कहाँ जाना चाहेंगे, लिख कर बताइए, और लिख करके बताइए। तो इसी तरह से पूरे 300 छात्र से हमने ले लिया। निकालने के बाद हम साइंटिफिक स्टैटिस्टिकल टूल से हम निकालते हैं कि किस परसेंटेज में हमें डोज देना चाहिए ताकि सभी का इक्वल ग्रोथ हो। जैसे हम खेत में जाते हैं, कोई पौधा छोटा है, कोई पौधा बड़ा है, हमें कौन सा खाद का क्या मिश्रण देना चाहिए और कैसे छींटना चाहिए, उसकी कितनी मात्रा होनी चाहिए कि बराबर में सारे पौधे बढ़ के आए, ताकि कटाई के समय सारे पौधे तैयार हो। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो आप कल्पना कीजिए कि ईश्वर न करे कोई बीमार पड़ता हो, यदि व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है तो 750 mg की दवा देनी है या फिर 500 mg की या फिर 250 mg का, ये डॉक्टर मरीज की जांच रिपोर्ट के बाद तय करता है। इक्फा यही कर रहा है, हर व्यक्ति की अपनी विशेषता है, क्वालिटी है, कौन छात्र किधर जाना चाहता है उसका अपना सिलेबस होगा। क्या बेनिफिट इसका होगा सर? इसका बेनिफिट ये होगा कि हम अपनी शिक्षण प्रणाली चेंज करेंगे। अब हर फैकल्टी एक चितेरा होगा, एक चित्रकार होगा, कि उसकी ये समस्या है तो अपने टोटल क्लासेस को कैसे ब्लेंड करे। ब्लेंड करने का मतलब है ब्लैक बोर्ड पढ़ाई कितना पढ़ाए, पिक्चर्स कितने दिखाएं, केस स्टडी कितने दिखाएं, इसके ग्राउंड पे ले जा करके। केस स्टडी तो एक पोस्टमार्टम वाली बात होगी, पहले हो चुकी है, अब आगे हम ले जाके ग्राउंड पे एक सिचुएशन हम तय करें और उसमें बोलें कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। मसलन हम किसी गांव में बच्चे को ले जाएं और उन्हें बताएं कि देखिए ये सिचुएशन है, इसको स्टडी करिए, लोगों से बात करिए। और प्रश्न ये है कि अगर इस गांव में टोटल इनकम इतना है इस साल का, तो अगले 5 साल में इनकी इनकम दोगुनी कैसे की जा सकती है। वो अपने शिक्षा के हिसाब से आइए, देख रहे हैं गोपालन हो सकता है, डेयरी हो सकती है, आप और बैठ करके जैसे जो सामान वहाँ खरीदी जा रही हैं, कुछ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कैसे लाई जा सकती है, शिक्षा कैसे लाई जा सकती है। अगर कोई छात्र वहाँ पर मेधावी है तो वहाँ पे स्कूल खोला जा सकता है। इस हिसाब से हर गांव के लिए एक अलग अलग सॉल्यूशंस निकलेंगे। तो वहाँ पे हर जगह जा करके या हर समस्या जा करके, मसलन आप देखिए कि मॉल में हम जाते हैं, मॉल में आप किसी दुकान को देख लीजिए तो वहाँ पे ग्राहक कोई नहीं होता, सिर्फ देखने वाले होते हैं। और किसी मॉल में ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ सिर्फ फूड कोर्ट में होती है। तो उसके इकोनॉमिक्स को समझना जरूरी है कि एक दुकानदार इतना किराया देता है, इनकम कुछ नहीं है, तो कर क्या रहा है वो। तो ये एक अचंभे की बात है, उसको स्टडी की जाए और उसको ठीक किया जाए। अलग बातें हम जैसे देना चाहें कि ऑनलाइन वाले आए हुए हैं, रांची के यहाँ लोग हैं, सारी चीज़ें आजकल ऑनलाइन मिल जाती हैं। तो जो हमारे दुकानदार भाई बंधु हैं, जो छोटे छोटे दुकान लेके बैठे हुए हैं, उन पे क्या असर पड़ रहा है, उनकी पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही, तो इस समस्या को समझें और उसका समाधान निकालें। देखिए, डॉक्टर कर्नल कुलपति से जो बातें कही है बहुत बड़ी बात है। कई शॉपिंग मॉल में आप जाएंगे, एक ग्राहक दिखाई नहीं पड़ेगा, बिजली का बिल अलग है, फूड कोर्ट है, मैनेजर है, सेल्स पर्सन है, सेल्स गर्ल है। सर, जो स्टडी होगा ये कैसे होगा, क्या इसका तकनीक है? जी, तो उसको स्टडी करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ अगर वो सिर्फ हो सकता है कि अगर ब्रांड नेमिंग करने के लिए वो दुकानदार बैठा हुआ है, जो उसका पर्पस ही नहीं है कि वो वहाँ पे दुकान में बेचे, संभावना है, क्योंकि कोई सेल तो हो नहीं रही है, फिर इतना किराया दे के वहाँ खड़ा क्यों है, तो संभवतः यह मार्केटिंग का हिस्सा है। अगर वो मार्केटिंग का हिस्सा है जिसके कारण लोग जा रहे हैं, तो क्या वहाँ पे इर्द गिर्द लोग तो जा ही रहे हैं, वो देख लें। बाकी हॉकर्स को भी उस मॉल में कहीं जगह मिल सकती है कि जहाँ पे वो सामने वाला अपना ब्रांडिंग करे और नीचे वाला जो है कम दाम में वहाँ सामान बेच सकें, और दोनों साथ साथ ग्रो कर रहे हैं। आपकी ब्रांडिंग हो रही है, मैं आपका कंपटीटर नहीं हूँ, मैं एक साधारण दुकानदार हूँ और मैं अपने वेयर्स को वहाँ बेच रहा हूँ। सर, एक घटना का मैं जिक्र करना चाहूँगा। रांची में एक बड़ा शॉपिंग मॉल खुला था। शॉपिंग मॉल खुलने के पहले
आसपास में 2-3 पानी पूरी बेचने वालों को एस्टैब्लिश किया गया कि पहले लोग आना शुरू करें। जी, बहुत सही बात आपने कहा। और इसको इस तरह से देखना चाहिए कि आपके बड़े ब्रांड का वो दुश्मन नहीं है, वो आपके साथ है। और जब वो आता है तो अपने उसकी बिजनेस भी हो जाती है, और उसके आने से लोग आपके यहाँ भी आ रहे हैं, आपकी ब्रांडिंग भी हो रही है और इसकी बिजनेस भी हो रही है। यही हमारी को एग्जिस्टेंस की खूबी है। और आगे के एंटरप्रेन्योर को इसी तरह से सोचना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से ऑनलाइन और ऑफलाइन वाले में सामंजस्य बैठाना पड़ेगा, ताकि हमारे गरीब भाई बंधु जो दुकान छोटे छोटे लेके बैठे हुए हैं वो सफ़र ना करें। सर, मौजूदा जो वक्त चल रहा है, एआई सब कुछ मौजूद है। ऐसे में शिक्षकों की भूमिका पहले की तरह कितना बदला है? क्योंकि नॉलेज आप एक मोबाइल पे सब कुछ उपलब्ध हो जाता है। शिक्षकों की अब भूमिका क्या होनी चाहिए? देखिए, एआई, सबसे पहली बात तो है कि एआई एक टूल है जिसको जीपीटी बोलते हैं, यानी जनरेटिव टूल है, प्री ट्रेंड है। अगर वो ठीक से ट्रेंड नहीं है तो आपको गलत उत्तर देगा वो। और गलत उत्तर जो बोलते हैं, जिसको बोलते हैं बिना विवेक के विद्या विष के समान हो जाती है, तो उस पर ध्यान रखना होगा। और अच्छी बात ये है कि इसको इस्तेमाल किया जाए तो इसमें हर्ज क्या है। अगर ये आ गई है, जैसे एक मान लीजिए ओपन बुक टेस्ट हुआ करता था, तो ओपन बुक टेस्ट देकर भी हम विद्यार्थियों में तय कर पाते थे कि ये कौन ज़्यादा मेधावी है, कौन कम है। तो एआई से घबराने के बजाय एआई को हम इनकरेज करें। आप सभी स्टूडेंट्स को हम कह रहे हैं कि हाँ, आप एआई का इस्तेमाल करिए और इस चीज़ का सॉल्यूशन लाइए। तो उसमें जो बेहतर सॉल्यूशन लाएगा वो तो अच्छी बात है, क्योंकि एआई तो एक टूल है। तो एआई एक अच्छा टूल है, टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी को हम क्यों नकारें। पर साथ साथ ऐसा करने के लिए हमारे शिक्षकों को भी ये चैलेंज है कि एआई के साथ काफ़ी कंफर्टेबल होना चाहिए उनको। और कंफर्टेबल एआई को हैंडल करने में उनको भी महारत आनी चाहिए। तो जब छात्र भी एआई को हैंडल करने में महारत है और शिक्षक भी उसको भी महारत है, तो चैलेंज वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि पहले होता था, मान लीजिए क्लासरूम में बोलते थे कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, अब कैलकुलेटर अलाउड है। तो कैलकुलेटर एक टूल है, अब एग्जाम में आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग समय में इस्तेमाल नहीं होता था। तो वहाँ पर सिर्फ लेवल बढ़ा है, पर शिक्षक और छात्र के बीच में जो एक रिलेशनशिप है वो नहीं बदला है। सर, मैं प्रेस नोट देख रहा हूँ कि 3 महीने का कोर्स, 6 महीने का कोर्स, ये किस प्रकार का कोर्स होगा? और कई लोग ऐसे लोग हैं जो खेत में काम कर रहे हैं, मॉल में काम कर रहे हैं, क्या कुछ बताना चाह रहे थे? देखिए, हमने 3 सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है, जिसमें क्वालिफिकेशन वर्चुअली कुछ भी नहीं है। अगर आप एआई सीखना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग एआई इस्तेमाल करना चाह रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, लेकिन एआई का मौलिक ज्ञान नहीं है, सिर्फ आप सामने क्या आ रहा है वो देख रहे हैं, उसके पीछे क्या हो रही है वो नहीं समझ आ रहा। इसलिए हमने छोटे छोटे कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं एआई और डेटा साइंस के बारे में, जिसको पढ़ने से आपको पता चलेगा। सबसे पहले तो एक ये जानना ज़रूरी है कि हम कहाँ पे हैं। आप कहीं भी जाने गूगल स्पेस पे तो देखते हैं कि मैं कहाँ पे लोकेशन, पहले आप अपना लोकेशन देखते हैं। तो टेक्नोलॉजी कहाँ गई, ये हर व्यक्ति को, हर जागरूक व्यक्ति को जानना ज़रूरी है। तो सिर्फ एआई का नाम जानने से नहीं हो जाएगा। एआई है क्या चीज़, उसके लिए हम बेसिक कोर्स पढ़ा रहे हैं आपको। एडवांस में आप उसका इस्तेमाल करना आप सीख सकते हैं, उसकी इंजीनियरिंग में जाने की ज़रूरत नहीं, आप हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कि बैंकिंग ऑफ इंश्योरेंस का कोर्स, ये किस प्रकार का कोर्स होगा और क्या इसके लिए लोग कैसे अप्लाई करेंगे? जी, इसके लिए अप्लाई करने के लिए मात्र यही है, जब भी एडवर्टीजमेंट आएगी हमारे, और जैसे बताया गया मार्केट में एडमिशन खुलेगी, सिर्फ सिंपल फॉर्म है, उसमें दिया हुआ है प्रोस्पेक्टस में, देने के बाद आप अप्लाई करिए। और ये टोटली ऑनलाइन क्लास होगी, पर ऑनलाइन मतलब रियल टाइम ऑनलाइन होगी, इसको प्रेजेंट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग बात करें तो हर क्लास एक शिक्षक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा आपको, ताकि आप समझें और उसको समझाया जाए और उसके इस्तेमाल करें। 2026 का एडमिशन का जो प्रोस्पेक्टस आपने जारी किया आपसे थोड़ी देर पहले, कुछ नया देने की कोशिश की है? जी, नया देने की कोशिश मैंने आपको किया कि सबसे पहले तो बताया, जैसे बीटेक कंप्यूटेशनल साइंसेस हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हैं, पर ये जो जाने, ये उन लोगों के लिए कोर्स है जो कि देखिए, कोई भी सामान बनता है तो अंतर एक किचन में कोई बना रहा होता है, और कोई आप जहाँ खाना बैठते हैं रेस्तरां में, उसको परोस रहा होता है। तो परोसने वाली की अलग भूमिका है मार्केटिंग वाली की,
लेकिन कुछ है जो हार्ड कोर है, आपको बनाना पड़ता है तो किचन में। सो ये कोर्स बीटेक कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स उन लोगों के लिए है जो लिटरली में कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, हार्ड कोर। जैसे एआई की मैं बात कर रहा था, तो एआई भी तो मनुष्य ने ही तो पैदा किया हुआ है, और एक बार पैदा किया तो ऐसा तो नहीं कि वो ऐसा ही रह जाएगा। अब एआई में भी और उन्नति की ज़रूरत है, तो कौन पैदा करेगा? वो उसके पीछे साउंड साइंटिफिक मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स हैं, जो कि बीटेक इन मैथमेटिकल कंप्यूटिंग के क्षेत्र में आता है। तो ऐसे भी छात्र हम चाह रहे हैं, जो मेधावी छात्र हैं, जो नया एआई क्रिएट कर सकें। सर, जो ICFAI यूनिवर्सिटी का जो परसेप्शन है, जो ऑलरेडी जॉब में है, वो MBA के लिए, लॉ के लिए सबसे ज़्यादा टच करते हैं आपको, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों से? मैं ऐसे लोगों से पहले तो बताऊं, ये कोर्स उन लोगों के लिए है क्यों। कोर्स उन लोगों के लिए इसलिए, उसके दो एम हैं। एक कि ये सीखने की उम्र कभी ख़त्म नहीं होती, सीखने की ललक कभी नहीं ख़त्म होती, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी देना है। दूसरी बात है कि जब वो हमारे क्लासरूम में आते हैं, बड़े सीनियर लोग आते हैं, बहुत अनुभवी लोग आते हैं, तो हम उनको फॉर्मल ज्ञान देते हैं कि आपने तो पढ़ाई की हुई है, आप पढ़े लिखे हुए हैं, पर उस समय जो किताबों में कहानी थी, जो किताबों में चीज़ें थीं, वो अब कहाँ चली गई? 20 साल 15 साल के बाद आपने कॉलेज छोड़े हो गए, तो ये कहाँ आ गई? तो पहला चीज़ तो है उनको अवगत कराना कि ऐसा क्या है। जैसे अगर आप सेक्रेटरी बन रहे हैं, एजुकेशन सेक्रेटरी बन रहे हैं, कुछ भी बन रहे हैं, तो आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ आजकल क्लासरूम में, स्कूल में और कहाँ कहाँ क्या चीज़ चल रहा है, तो वो अवगत हो जाते हैं। सर, ICFAI यूनिवर्सिटी, थोड़ा कैमरा मैन थोड़ा उमेश दिखाएंगे। वी आर प्राउड ऑफ एसोसिएट विद द कंपनीज इन इंडिया, IBM, सिस्को, एमेजॉन, हेटेक, एम्फेसिस, अल्ट्राटेक, टाटा। सर, इन लोगों को आपने ताकत दी है या इनसे आपको ताकत मिली है? ये तो मनी कांचन संयोग है। हाँ, सो जिस तरह से आसमान की शोभा चांद से बढ़ती है और चांद की शोभा आसमान से बढ़ती है, और ये दोनों को मिला करके जिस तरह शोभा रात की बढ़ती है, वही सहयोग है। इन सब की विधा अलग है। हम नॉलेज क्रिएट करते हैं, वो नॉलेज को एप्लीकेशन के स्तर पर लाते हैं और करते हैं। सर, एक अंतिम सवाल, ये स्टेट हमारा विकसित विकासशील स्टेट ही कहेंगे, कई गरीब गुरबा हैं, इनके पास पैसे नहीं होंगे, चाहता होगा कि ICFAI में एडमिशन हो, क्या मैसेज है ऐसे लोगों के लिए? मैं उनके लिए ये मैसेज है कि आपके पास पैसा नहीं है, ये तो कोई बाधा है ही नहीं ICFAI में आने के लिए। आप फॉर्म भरिए, मिलिए, और किसी से नहीं तो मेरा नंबर ओपन है, आपको वेबसाइट पे मिलेगा। सो पैसा आपके पढ़ाई के बीच में कोई बाधा नहीं है। जो हमारे नियम कानून है उसके तहत आपको एडमिशन ज़रूर मिलेगी, और कहीं अगर ऐसा सिचुएशन है, स्थिति बहुत गंभीर है, तो नियम कानून से परे भी जो VC के जो विवेकशील पावर्स हैं, उसके अंदर आपको एडमिशन मिलेगी। चलिए, इन बातों को दोहराने का आपको बहुत बधाई। ये थे हमारे साथ ICFAI यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर कर्नल रंजीत सिंह। यदि ऑन पूरी तरह से ऑन रिकॉर्ड कोई कुलपति यह कहता है, यदि आपके पास पैसा नहीं है, लॉ नियम को छोड़िए, विवेक अनुसार आपकी मदद की जाएगी, इसका मतलब यह है कि दिल साफ है, नीयत अच्छी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ICFAI यूनिवर्सिटी इस राज्य को विकसित करने में जो योगदान देता रहा है, आगे भी जारी रहेगा। और एक अहम बात यह भी कि ICFAI यूनिवर्सिटी अब राजधानी रांची के अशोक नगर रोड नंबर 2 में इसका कार्यालय आ गया है, तो संपर्क करने में आपको ज़्यादा सुविधा होगी। आप देख रहे थे सही उमेश के साथ ऑफ द रिकॉर्ड।